हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आपका स्वागत करता हूं डी इन एजुकेशन अड्डा पर। और आज सेट नंबर 2 है प्राचीन भारत का, एंशियंट हिस्ट्री का। और कल इसके पहले पार्ट को हमने बनाया था और आपके बीच आया भी होगा, देखे भी होंगे। और दूसरा पार्ट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। प्रश्न है कि सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है। तो यहाँ एक बात आप जानो कि सारनाथ में पहली बार महात्मा बुद्ध पांच साधकों को ज्ञान की प्राप्ति कराए, यानी अध्यात्म के बारे में बताया। और इसी को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परावर्तन। अब इसमें उपदेश को वर्णित करता है। रिक्त आसन तो होगा नहीं, हाथी तो होगा नहीं, बोधि वृक्ष तो होगा नहीं, ये हो जाएगा चक्र। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो अथर्ववेद जो है यह जादू टोना से संबंधित है। किससे संबंधित है? जादू टोना से संबंधित है। ऋग्वेद जो है यह प्रार्थना से संबंधित है। और सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है। इसी से भारतीय संगीत संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद हो जाएगा। क्लियर? सामवेद हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी। मतलब किस स्थान पर बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी? ऑप्शन में है श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया। श्रावस्ती एक महाजनपद की राजधानी है। किस महाजनपद की राजधानी है? यह कोसल महाजनपद की राजधानी है। क्लियर? श्रावस्ती। वैशाली कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण कब हुआ था? 483 BC में। और जन्म जो हुआ था 563 BC में। क्लियर? अब इसमें ऑप्शन में है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। कहाँ हो जाएगा? वैशाली। राजगृह के बारे में बता दूं मैं। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। कब हुई थी ये? 483 BC में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो यह हर्यक वंश के दूसरे शासक थे। कौन थे? यह हर्यक वंश के दूसरे शासक थे। क्लियर हो गया होगा? और देखते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में क्या है। अगला प्रश्न क्या है? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? यानी कि मगध के जो शासक थे बिंबिसार, इनका चिकित्सक कौन था? या दरबार का चिकित्सक इनका कौन था?
तो सबसे पहले मगध के शासक बिंबिसार के बारे में जानते हैं हम। मगध के शासक बिंबिसार। बिंबिसार, कंफ्यूजन में मत होना कि बिंबिसार क्या है और बिंदुसार क्या है, दोनों कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं मैं। एक है बिंदुसार, नाम थोड़ा सा एक जैसा ही है, थोड़ा सा इधर उधर है। ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक है। हर्यक वंश के संस्थापक हैं। और यह जो है यह मौर्य वंश के राजा है, मौर्य वंश के शासक है। यानी इनके पिताजी का नाम मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था और ये मौर्य वंश से संबंधित है बिंदुसार। और ये है बिंबिसार, ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। एक और प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? यानी दोनों, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और ये महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, ये दोनों लोग जो थे ये बिंबिसार के ही समकालीन थे। क्लियर? बिंबिसार के ही समकालीन थे। इन्हीं के दरबार में एक राज वैद्य रहा करते थे जिनका नाम था जीवक। जिनका नाम क्या था? जीवक। और जीवक ही इनके राज दरबार का चिकित्सक था। और इन्हें एक राजा के इलाज के लिए भी बिंबिसार ने भेजा। वह राजा थे अवंती के राजा चंडप्रद्योत। यह एक बीमारी से ग्रसित थे। इस बीमारी को पीलिया या पांडु रोग कहा जाता है। और इन्हीं के दरबार में जीवक को भेजा गया। अवंती के राजा चंडप्रद्योत को यह ठीक कर दिए और उसके बाद से मगध का विस्तार जो है अवंती तक हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कुछ ऑप्शन है इसमें ऐसे भी है जैसे विजय सेन किस वंश के राजा थे? तो यह सेन वंश के राजा थे। मनु और शीलभद्र ये आचार्य थे। ये आचार्य थे। ये आचार्य कब थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में जब अध्ययन करने वेनसांग आए तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आओ देखते हैं। मौर्य स्तंभ शीर्ष किसमें पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है? क्लियर? तो यह पाया जाता है कहाँ? सारनाथ। सारनाथ को कहा जाता है क्या? लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है। तो अधिकतर मुहरे जो निर्मित है ये सेल खड़ी की निर्मित है। सेल खड़ी। अब थोड़ा सा प्रश्न उठाते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वह भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी, या अंग्रेजी में इसको कहेंगे बोस्ट्रोफिदोन। क्या? बोस्ट्रोफिदोन। यानी कि चित्र का अंकन देखकर बताया जाता था कि उस समय की व्यवस्था किस प्रकार की थी, लोग कैसे रहते थे, पूजा किस देवता की होती थी। ये उस समय की लिपि भाव चित्रात्मक थी। एक और चीज, सिंधु घाटी का समाज किस प्रकार का था? सिंधु घाटी
का समाज किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था, यानी कि माता की प्रधानता थी। क्लियर? और सिंधु घाटी में सबसे प्रमुख वर्णित नदी कौन है? वर्णित नदी कौन है? तो नाम से ही स्पष्ट है आपका, सिंधु है। इसका समय काल 2350 से लेकर 1750 BC तक सर्वाधिक मान्य है और इसे ही माना जाता है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहल्ले किससे प्राप्त हुई है? तो सेल खड़ी की बनी होती थी और इसी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? देखो, त्रिपिटक सबसे बड़ा चीज है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो देखो, त्रिपिटक और त्रिरत्न, कंफ्यूजन यहां दूर कर लो। त्रिपिटक संबंधित है यह बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न क्या था? त्रिरत्न था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। त्रिपिटक जो है उसमें पहला था विनय पिटक, दूसरा था अभिधाम पिटक एवं तीसरा था सूत पिटक। ये तीनों त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगर पूछा जाएगा महावीर के 3 नगीने क्या है, तो ये त्रिरत्न है। और गांधी जी के 3 बंदर जानिए रहे हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो और बुरा न कहो। ये 3 उपदेश महात्मा गांधी जी का है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक क्या है? तब बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट आओ, कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? देखिए, कुंडलपुर है लुम्बिनी में जन्म किसका हुआ? महात्मा बुद्ध का। जन्म कब हुआ इनका? 563 BC में। इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन। माता का नाम क्या था? महामाया देवी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो कुंडलपुर जो है जन्म स्थान किसका है? गौतम बुद्ध का है। इसका आंसर यही होगा। सम्राट अशोक नहीं होगा। महावीर स्वामी इनका कुंडल वन है। ये वैशाली में है। चैतन्य महाप्रभु
ये अलग है, ये सगुण और निर्गुण विचारधारा में आएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा स्थित है या रॉक एडिक्ट है? यानी कि अशोक की जो जौगढ़ शिला है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में ही कलिंग है और यही कलिंग का युद्ध 261 BC में अशोक एवं कलिंग की रानी पद्मा के बीच हुई, जिसमें अशोक इस कलिंग पर विजयी प्राप्त किए। और उसके बाद से इसमें बताया जाता है इस युद्ध में कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोग घायल हुए। इसी युद्ध के बाद भेरी घोष की जगह अशोक धम्म घोष की नीति अपना लिए और कंप्लीट बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गए। एक और प्रश्न पूछता है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? उड़ीसा। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? तो कोसल महाजनपद है कहाँ, पहले एक बात जानो। यह है उत्तर प्रदेश में। कोसल की राजधानी कहाँ थी? कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। प्रसिद्ध राजा कौन थे? प्रसिद्ध शासक यहाँ के कौन थे? तो राजा प्रसेनजीत थे। ठीक है, राजा प्रसेनजीत थे। अब प्रश्न एक और पूछता है कि बिहार में कुल कितने महाजनपद हैं? कुल कितने महाजनपद थे? कुल कितने महाजनपद थे? तो एक तो मगध था ही, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये गया एवं पटना का क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वज्जी वैशाली का क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका अंग, यह हो जाएगा किसका क्षेत्र? मुंगेर एवं भागलपुर का क्षेत्र। मुंगेर एवं भागलपुर का क्षेत्र। और राजधानी आ जाओ, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगिरी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। क्लियर? कुशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? उत्तर प्रदेश का एक भाग है। नेक्स्ट आओ, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में किससे संबंधित है? तो ये तो बताई भी थी अभी जस्ट हम पहले, जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश। अब एक प्रश्न आता है कि नंद वंश किस वंश के बाद राज करना शुरू किया? तब बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है।
उसके बाद से राजा इसमें हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नाग दशक। उसके बाद यह वंश हो जाता है खत्म। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसमें दो प्रतापी राजा होते हैं। एक होता है शिशुनाग और दूसरा होते हैं कालाशोक। कालाशोक। इसके बाद जो मगध पर राजवंश आता है वह आता है नंद वंश। नंद वंश, और नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। एक और फैक्ट है नंद वंश के बारे में कि नंद वंश पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। गैर क्षत्रिय राजवंश था। दूसरा, कुछ उपाधि प्राप्त किए थे महापद्म नंद, जैसे भार्गव, द्वितीय परशुराम, या सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक, इसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसी के बाद जो राजा बने वह बने धनानंद, और धनानंद को ही पराजित करके विशाल मौर्य साम्राज्य का नींव रखे चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? निम्नलिखित में कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो इसमें हो जाएगा धनानंद। क्या हो जाएगा? धनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो पहले 7 जो नदी है, सप्त नदी, इसी को देख लेते हैं। पहला है सिंधु। क्लियर? सिंधु के बाद है ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब, सिंधु, झेलम। अब देखो इसमें कहा रहा है कि 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? झेलम का प्राचीन नाम है वितास्ता। प्राचीन नाम बोले तो ऋग्वैदिक नाम। झेलम का प्राचीन नाम है वितास्ता। चेनाब का ऋग्वैदिक नाम है अस्कनी। सतुद्री जो है सतलज का नाम है। विपाशा जो है ब्यास का नाम है। परुष्णी जो है रावी का नाम है। सिंधु जो है, सिंधु का नाम सिंधु है। 2 नदियां और थी। एक नदी था कुर्रम, जो काबुल के क्षेत्र में। एक था गोमती, जिसका नाम गोमल था, यह भी काबुल के क्षेत्र में पड़ता था। तो इन नदियों का जो प्राचीन नाम है यही नाम है। उसमें पूछ रहा है कि 7 नदियों में से झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितास्ता प्राचीन नाम है। अब देखो, विपाशा किसका नाम है? ब्यास नदी का। परुष्णी किसका नाम है? रावी का। अस्कनी किसका नाम है? चिनाब का।
जब इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट शुरू होगा तो उसमें सारे अपवाहित नदियां, पूर्ववर्ती अनुवर्ती, सबका कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है, उसको हम बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। यह प्राचीन भारत का प्रश्न है। और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई 483 BC में, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में हो? 80 वर्ष की अवस्था में। इचुंद द्वारा अर्पित भोजन या विषाक्त भोजन से इनकी मृत्यु अतिसार नामक रोग से हो गई। इनके मृत शरीर को 8 भागों में बांटा गया। मल्लों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया और 8 भागों पर यह स्तूप का निर्माण किया गया। पूछता है कि सर्वाधिक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। सबसे अधिक स्तूपों का विनाश किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसको शत्रु विनाशक, स्तूप विनाशक कहा भी जाता है। हालांकि एक स्तूप का निर्माण भी कराए थे, भरहुत स्तूप। ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? कुशीनगर। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल की देवता नहीं है? वैदिक काल की देवता नहीं। अब एक बात जान लो, अग्नि वैदिक काल के देवता है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। इंद्र वैदिक काल की देवता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, या किला को तोड़ने वाला कहा गया है। तोड़ने वाला कहा गया है, या दुर्गपति कहा गया है। और इनका उल्लेख जो है इंद्र का 250 बार किया गया है, यानी 250 सूक्त इन्हें समर्पित है। 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। सोम का उल्लेख जो है यह नवा मंडल में है। नवा मंडल में सोम का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट आओ। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस मिशन के लिए भेजा? अब एक बात जान लो, अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लिए, तो बौद्ध धर्म जब अपना लिए, उपगुप्त के द्वारा तो इसके प्रचार प्रसार में लगे। और सबसे पहले श्रीलंका को बताने के लिए, श्रीलंका पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा पटना के महेंद्रू घाट से श्रीलंका के लिए भेजे। अब आप थोड़ा सा ये भी ध्यान देना, ये मैप है भारत का। ये 2 प्रश्न आता है यहां से कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाले किस वाद से संबंधित है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच। यहां से जो ऊपर होगा ना, वह होंगे महायान शाखा के। और नीचे जो होगा ना, कर्क रेखा से नीचे, ये होंगे हीनयान शाखा के। तो श्रीलंका यही है, नारियल के आकार की तरह। ये हो जाएगा हीनयान शाखा के। ये प्रश्न पूछता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। और नेक्स्ट देखते हैं। किस काल के दौरान उत्तरी भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था?
वैदिक काल के दौरान उत्तरी भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। क्लियर? वैदिक काल, वैदिक काल कब से कब तक है भाई? 1500 से लेकर 600 BC तक के काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल कहते हैं। इसमें दो भाग था, एक था ऋग्वेद और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद हो जाएगा आपका 1500 से लेकर 1000 BC तक। उत्तर वेद हो जाएगा 1000 BC से लेकर 600 BC तक। तो ये पूछ रहा है कि वैदिक काल में आर्यवर्त के नाम से भारत को जाना जाता है। मौर्य काल, मौर्य काल की स्थापना किसने किया था? गुप्त काल, गुप्त काल की स्थापना किसने किया था? बताए भी हैं, श्री गुप्त ने। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य। आओ नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय भारत, चीन और जापान में अधिक लोकप्रिय है? तो महायान शाखा बताए भी है। महायान शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्धि चीन, भारत और जापान में पाया जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इसमें से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन साहब थे, तुकाराम थे, वल्लभाचार्य थे, लेकिन त्यागराज इसमें नहीं थे। आओ नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। हो सकता है, सही भी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित किया गया। अब देखो, तो शक के बाद कुषाण नहीं आए, शक के बाद आए कौन? पहलव या पार्थियन, उसके बाद आए कुषाण। तो दूसरा कथन तो यही गड़बड़ है, तो केवल एक आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आओ, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति को स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? बलिदान नहीं था। अब देखो, राजसु जो है एक प्रकार का यह यज्ञ था। अश्वमेध जो है एक प्रकार का यह भी यज्ञ था। मूवेंदेवेलन जो है यह भी एक प्रकार का यज्ञ था। वाजपेय जो है यह भी एक प्रकार का यज्ञ था, लेकिन इसमें राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं है, वह हो जाएगा वाजपेय। वाजपेय। देखो, राजाओं के लिए उस समय अश्वमेध यज्ञ और राजसु यज्ञ कराया जाता था। राजसु यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था। राज्याभिषेक के समय किया जाता था। क्लियर? अश्वमेध जो है यज्ञ है, यही राजा, ये भी राजाओं के द्वारा किया जाता था। एक प्रश्न पूछता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किसने किया? किसने किया? तो 2 अश्वमेध यज्ञ सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वाजपेय हो जाएगा। नेक्स्ट आओ देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है? देखो देखवा गया ना, परुष्णी के नाम से किसे जाना गया। अब चिनाब को क्या नाम दिया गया? अस्कनी। रावी को कहा गया परुष्णी। ब्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री। इसमें आंसर जो है यही ना होगा जी, रावी। नेक्स्ट आओ देखते हैं। बौद्ध द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश में नृत्य का एक रूप है। इसे क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा जाता है? इसका चर्चा पहले वीडियो में भी हम किए हैं। छम होता है ये। नेक्स्ट आओ। भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। और नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था? तो प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। ये वैदिक काल के बात है, वैदिक काल के बात है। वैदिक काल में कहा गया, ऋग्वेद में कहा गया कि सबसे अधिक धनी वही होगा जिसके पास ज्यादा गायें होंगी। यानी कि गाय की पूजा, गाय के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग, 9 मारे जाने योग्य पशु की चर्चा ऋग्वेद में की गई है गाय के लिए। इसमें ज्यादातर युद्ध गाय के लिए किया जाता था। इससे अर्थ स्पष्ट ये होता है कि उस समय पशुपालन पहली प्राथमिकता थी, है कि ना, और कृषि दूसरी प्राथमिकता थी। क्लियर? पहली प्राथमिकता उस समय पशुपालन था और दूसरी प्राथमिकता कृषि थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गोमत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? ऋषि वेद व्यास। इनका पूरा नाम अगर पूछे तो महर्षि कृष्ण दैव पावन वेद व्यास। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गुजरात में किस झील के निर्माण हेतु एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो वह झील है सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था भाई? निर्माण किसने किया था? निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति। नाम क्या था उनका? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। यह है कहां वर्तमान में? गुजरात के काठियावाड़ स्थान पर ये सुदर्शन झील है। अब देखो लोकटक झील कहां है? मणिपुर। इसमें एक प्रश्न आएगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी झील लोकटक झील। लोनार झील कहाँ है?
महाराष्ट्र में। इसकी विशेषता क्या है? उल्का से निर्मित भारत की पहली झील। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर या राजस्थान। क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था। आओ नेक्स्ट। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कल बताए भी थे कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसके समय किया गया था? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन 483, 383, 255 और 98 AD या कहीं देता है प्रथम शताब्दी। राजा देख लो, राजा जो था ये हुआ था कहाँ? राजगीर। और ये जो हुआ था आपका वैशाली। और ये जो हुआ था तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र। और चौथा जो हुआ था कुंडलवन, कश्मीर। पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इस सभा का आयोजन किया था अजातशत्रु। द्वितीय का काला अशोक, काला अशोक। तीसरा का स्वयं अशोक और इसका कनिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला अशोक हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि पाणिनि की किस पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ? तो पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। क्लियर? बुद्ध चरित्र अश्वघोष की पुस्तक है, अश्वघोष की पुस्तक है। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा, इसका आंसर होना चाहिए कनिष्क। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक थे। हर्यक वंश। धर्मपाल पाल वंश और अशोक मौर्य वंश। नेक्स्ट आओ देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणा को माना गया है? तो देव के कितने अवतार है? 10 है। अंतिम अवतार क्या है? कल्कि अवतार है। कल्कि अवतार अंतिम है। नेक्स्ट देखते हैं। हर्यक वंश के मगध के पहले शासक कौन थे? अभी चर्चा हो रही थी, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट आओ देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई। धर्मपाल के द्वारा की गई विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ है? यह भागलपुर बिहार में है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन में शैववाद को नयनार कहा जाता है। शैववाद का मतलब हुआ कि भगवान शिव को मानने वाले, भगवान शिव को मानने वाले, मानने वाले। क्लियर? नयनार कहा जाता है। भगवान विष्णु को मानने वाले को क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु को मानने वाले अलवार। ठीक है, अलवार संत जो होंगे भगवान विष्णु को मानेंगे, नयनार संत जो होंगे भगवान शिव को मानेंगे। आओ नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक और देवता का स्थान, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ?
तो हर राजा थे आपका कनिष्क। कनिष्क के समय में महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। उस राजा का युग था कनिष्क। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक थे। कुषाण वंश के शासक थे। बाकी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक थे। हर्ष जानिए रहे हैं आप लोग, वर्धन वंश के शासक थे। वर्धन वंश के प्रतापी शासक थे। प्रतापी शासक थे। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। और नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? अब देखो किसे पराजित किया था। कैसेंडर, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोन्स, टॉलेमी। इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने पराजित किया था और इसी पराजित के होने के एवज में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दान में दिया। 4 प्रांत दान किया और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर इन्हें क्या दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी प्रदान की। 500 हाथी प्रदान की। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय थे राजा मगध के। मगध पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध हाथियों के लिए जाना जाता था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट इधर से दे दिए और उधर से 4 प्रांत हमें मिला। अब प्रश्न आता है कि 4 प्रांत कौन कौन था? तो काबुल था, कंधार था, मकरान था एवं हेरात था। ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त हुआ। इस सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? प्रश्न आएगा कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? इस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का अटैक भारत पर कब हुआ? 326 बीसी में भारत पर अटैक सिकंदर का हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या देखे थे हम लोग? सेल्यूकस निकेटर। आओ अगला देखते हैं। नंद वंश पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का विवरण किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो नंद वंश पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? उस ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जो है, ये नंद वंश पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का विवरण किस जैन ग्रंथ में मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक मूसा संहिता और जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, वो है जैन दवेस्ता। क्लियर? ये धार्मिक पुस्तक है, यह धार्मिक पुस्तक है और इसका आंसर जो हो जाएगा मूसा संहिता हो जाएगा। आओ नेक्स्ट देखते हैं, सांख्य दर्शन किसने दिया? सांख्य दर्शन किसने दिया? तो यह कपिल मुनि ने दिया। गौतम ने क्या दिया भाई? न्याय दर्शन। पतंजलि ने क्या दिया? योग दर्शन। क्या दिया? योग दर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। और नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल पहले जानो किस नदी किनारे बसा है? यह है भोगवा नदी। भोगवा नदी।
और कुछ लोथल की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। इसे मृतकों का नगर कहा जाता है, नगर कहा जाता था। अब यहां देख लेना, मृतकों का टीला अलग हो जाएगा। मृतकों का टीला के बाद जब हो जाएगा तो वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब दूसरी चीज यह है कि यह किस राज्य में स्थित है। यह है गुजरात में स्थित। गुजरात है ऑप्शन में सी नंबर में। और नेक्स्ट देखते हैं, यहूदी किस धर्म का पालन करते थे। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे। पारसी धर्म का पालन करते हैं यहूदी। और नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या है। हर्षवर्धन, सबसे पहले जानो कि हर्षवर्धन किस वंश के थे। ये वर्धन वंश के थे। वर्धन वंश की स्थापना किसने किया। पुष्यभूति वर्धन ने किया। पुष्यभूति वर्धन ने किया। और इनके पुत्र थे राजवर्धन। राजवर्धन के दो पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। तो फिर प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठे, फिर उन्हें मार दिया गया, हत्या कर दी गई। तो फिर हर्षवर्धन कब से कब तक गद्दी बैठे, 606 से लेकर 647 एडी तक। क्लियर हो गया। और इसी के समय में, हर्षवर्धन के समय में ही वेनसांग इनके दरबार में आए थे। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के दो संप्रदाय हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। नेक्स्ट आओ देखते हैं, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये जीर्णोद्धार कराने का श्रेय जाता है रुद्रदामन प्रथम को। रुद्रदामन प्रथम को। नेक्स्ट आओ देखते हैं, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। आंसर हो जाएगा सामंत। राष्ट्रकूट, चालुक्य और ब्राह्मण, ये तीनों वंश है। और सामंत जो है एक पद है। योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे, सामंत। फ्यूडलिज्म। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध जो थे कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो उस समय उदयन का शासन चल रहा था। और यह उदयन हर्यक वंश के शासक थे। उदयन ने ही पाटलिपुत्रा की स्थापना की। पाटलिपुत्रा की स्थापना की। और नेक्स्ट देखते हैं, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो एक बात जान लेना, यह पाटलिपुत्र में जो जैन संगति हुई उसी में श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में जैन धर्म बंट गया। श्वेतांबर कहते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन धर्म के लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर हो गए। और जो नग्न रहते थे या जो नग्न रहते हैं वह दिगंबर हो गए। क्लियर। दो जैन संगतियां हुई थी, एक हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी कहाँ, गुजरात के वल्लभी में। दो जैन संगतियां हुई थी। नेक्स्ट आओ देखते हैं क्या है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था किसका। तो मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य हुआ सातवाहनों का। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक।
सिमुक था, सातवाहन वंश का संस्थापक। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ये चारों राजवंश के संस्थापक थे, लेकिन जो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, ये दक्षिण भारत में सर्वाधिक सबसे प्रभावशाली राज्य था। नेक्स्ट आओ, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो नैनार अभी पढ़े थे हम लोग। नैनार जो थे ये शैव थे, भगवान शिव को मानने वाले, भगवान शिव को मानने वाले। हंड्रेड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? एक बात जान लो, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति, और सारनाथ में प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध ग्रंथ में कहा गया। अब बच क्या गया इसमें से? पावापुरी। पावापुरी संबंधित है भगवान महावीर से, या महावीर स्वामी से संबंधित है। तो ये रहा है आपका प्राचीन भारत का भाग 2। इसको देखिए और एक बार इस पर काम कीजिए, नोट्स बनाइए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।